महिलाएं हैं या हमारी जो औरतें हैं या हमारे जो देश की वुमेन है, बेसिकली women are still deprived, subjugated and oppressed in general and in Islam. अगर हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे, बल्कि इस्लाम में भी, इस्लाम में तो बहुत सारा राइट दिया, बट स्टिल इस्लाम में भी औरतों को वो दर्जा फिलहाल नहीं दिया जाता, जबकि देना चाहिए। इस्लाम तो कहता है वहाँ दोनों राइट इक्वल है, लेकिन हम लोग जिस सिचुएशन से, जिस हालात से, जिस माहौल से, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये कैसे कि अभी हमने कहा कि चूंकि वुमेन आर स्टिल डिप्राइव्ड है, वो सब जगह के उनको जो है दबाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है वुमेन को। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड्स भी हैं, स्पेशली आप देखेंगे रूरल एरियाज में सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं गाँव में, क्योंकि वहाँ पर लोग एजुकेशन नहीं है। अब तो एजुकेशन काफ़ी हो गए, लोग एजुकेटेड हो रही है, वुमेन आर एजुकेटेड, और गांव के बच्चा भी नाउ दे आर स्टार्टिंग स्टडी, वहां पर एजुकेशन आ रही है लोगों में। जो आपने टीवी और मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि दे बियर द औरत को लोग कमजोर समझते हैं, पर बेसिकली दे वो कमजोर है नहीं, शी इज स्ट्रांग वुमन, शी कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर शी डज। बट प्रॉब्लम है कि दे एक्चुअली व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आप देखेंगे कि दे बेयर द एंटायर रिस्क ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिव सिस्टम। ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने औरत को इतना बड़ा ये दर्जा दिया है माँ बनने का, और कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है। क्यों दिया गया? बच्चा जन्ना समझ का क्यों? किसी भी औरत के लिए बोलिए अपने रिस्क पे, अपनी जिंदगी को खोने का भी चांसेस रहता है, फिर भी वो हिम्मत करती है, उसको ये आता है कि नहीं बच्चे को जन्म देना। तो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इफ शी इज प्रेग्नेंट, आज का दौर क्या हो गया है, अगर पता कर लिया जाए कि उसके कोख में जो है बच्ची है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए कहा जाता है। बट ये हरसर शी इज नॉट इंटरेस्टेड, वो माँ है, वो माँ है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि वो बच्ची हो या बच्चा हो वो अबॉर्ट किया जाए। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों की ऐसी सोच है, अगर उन्हें पता चल जाता है कि कोख में बच्ची है तो बच्ची को हटा दो, बच्ची को नहीं रखना है। ये बहुत इजीली, बहुत आराम से लोग करते हैं। और दैट वुमेन हु इज प्रेग्नेंट, जिसके बच्चे को अबॉर्ट किया जा रहा है, वो बहुत चुपचाप, बहुत आराम से इसको सहन करती है, वो इस बात को मान लेती है कि पति जो कह रहा है या फैमिली के लोग जो कह रहे हैं शायद वो मेरे भलाई के लिए, चुपचाप वो कर लेती, सह लेती है और बर्दाश्त करेगी। तो अब चीज यहाँ मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा, तीसरा जो वो ये है, आप देखेंगे जो होता है जितना भी इसमें छोटा है का कोई भी जो उसकी अंजाम हुआ, रेप हुआ, ये व्हाटएवर इज सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइम वुमेन से रिलेटेड, लेकिन उसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? विमेन। विमेन की इज्जत का ख्याल कि धज्जी उड़ा दी जाती है, बोर्ड में रखना है। रेप उसका कोई और करता है, धज्जी हम समाज के लोग करते हैं, हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब दैट गर्ल इज नॉट एबल टू फेस द वर्ल्ड, उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सुसाइड कर, दुनिया से भाग जाए, दुनिया से दूर चली जाए। तो इस तरह से रेस्पेक्ट हम लोग लेना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, वुमेन के पास एक चीज और है कि वुमेन हैव लैक ऑफ असर्टिवनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। क्या कमी क्यों होती है? वो इसलिए नहीं होती कि वो कैपेबल नहीं है, शी कैन मैनेज एवरीथिंग। प्रॉब्लम इज दैट कि ड्यू टू देयर परसेप्शंस, कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग, सेंसिबिलिटी के कारण जो है वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाती। तो ये भी एक रीजन है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हुए भी शी इज नॉट एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, शी इज नॉट एबल टू डू व्हाटएवर शी विश। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वुमेन हैव राइट्स, उनके पास अधिकार है, बट क्या होता है कि शी इज नॉट एंजॉयिंग दैट राइट्स, वो उस राइट्स को एंजॉय नहीं कर रही है। अब देखिए ना, लड़कियां हैं तो देखो, तुम लड़की हो, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकती, यू कांट मूव अलोन बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू कांट वेयर दिस ड्रेस बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय सो यू कांट गो टू द किचन। तुम लड़की हो, तुम किचन में जाओगे, ऐसा होता है ना?
फैमिली में भी अगर नई नई बहू आती है, बेचारा हस्बैंड जिसके पीछे 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 रहता है, शुरू का जो होता है माहौल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है, वो चाहता है कि हस्बैंड वो पत्नी के साथ रहे, और बेचारा अगर पति चला गया पत्नी की खुशी के लिए, थोड़ा अपने एंजॉय करने के लिए, फॉरेन परिवार के जितने भी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई तो पति क्या हमको तो उसके ग्लव्स है, जो उनका गुलाब एक ग्लव्स है, देखो आते ही बीवी के इसमें पल में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है उसको एक लव एक अफेक्शन के कारण जिसको क्लोजर टू दैट मैरिड, तो होता क्या है ना कि हमारे पास राइट्स है, हम चाहते हैं कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, दुनिया में ये भी कर ले। ऐसी बात नहीं है, आज लड़कियां जानते चले लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, सब कुछ के बावजूद भी कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमें रोकता है। शादी के लिए आप चाहे तो इनकार कर सकते हैं, देखने वाला आया पसंद नहीं बोल दो, लेकिन नहीं करते भाई तो परिवार समाज की बेइज्जती हो जाएगी। खानदान के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इन सब के कारण हम अपनी इच्छाओं को दबा बंद कर देते, और इसीलिए वो अपने हम सब जो है, सिर्फ आप नहीं बल्कि हम सब इसमें शामिल हैं। मैं यहाँ पे प्रोफेसर के रूप में आई हूँ, मैं टीचर हूँ, बट स्टिल कुछ डिसीजन लेना होता है, मैं उनके बगैर कोई डिसीजन नहीं ले पाती, नहीं लेती, क्योंकि बचपन से वो परवरिश हुई है माँ बाप के बाद हस्बैंड और बड़ा है भाई भाई से, तो वो चीज़ हम छोड़ नहीं सकती। ये हमारे संस्कार में, ये हमारा कल्चर है, हमें ये तहजीब ये तमीज बचपन से सिखाई गई है। वी कांट गो अगेंस्ट दी फैमिली, अगेंस्ट द हस्बैंड, और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि राइट का मतलब नहीं कि इसको मिसयूज करें, अच्छे कामों के लिए अपने राइट का उपयोग करना चाहिए, दैट इज वेरी ट्रू। उसी तरह से आप देखिए कि ऊपर वाले ने एक यूनिक फिजिकल आप कह सकते हैं कि टेक्सचर दिया है औरत को, वो हर तरह की तकलीफ को बहुत इजीली बर्दाश्त कर लेती है, फेस कर लेती है, हैंडल कर लेती है। इवन आप देखेंगे कि जो इलिटरेट वुमेन है वो भी बहुत बहादुर है, बहुत स्ट्रांग होती है। गांव में जो पढ़े लिखे नहीं पर भी बहुत सारे मामलों को अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो कभी कभी लगता है कि हम लोग तो पढ़ लिखे थे, वो बिना पढ़े लिखे थे, शी इज क्वाइट स्ट्रांग, शी इज क्वाइट बोल्ड टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि आप देखिए कि जिंदगी जो है इंसान की बहुत छोटी है, कब कौन कहाँ चला जाए तो बड़ी दोस्त क्या होता है। तो विलन को लोग इतना ये करते हैं, लेकिन अगर देखिए तो वुमेन क्या है, वुमेन अगर बैकबोन, किसकी बैकबोन है, बैकबोन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी आल्सो। औरत ना रहे तो घर का क्या हाल रहे, औरत ना रहे तो इस दुनिया में मजा भी नहीं आए, एंजॉय भी नहीं करे हम लोग। हर चीज औरत के साथ, आई थिंक हिंदू धर्म में जो पूजा होती है उसमें वो औरतों का साथ बैठना बहुत जरूरी होता है, ऐसा ही हो। तो ये जो साथ है पति पत्नी का, मर्द औरत का जो रिश्ता है, ये बहुत अहम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसलिए मैंने कहा कि ये बैकबोन है सोसाइटी की, फैमिली की, ये प्रोवाइड सामने से क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट एंड व्हाट इज nurturing what to their families and are very much essential for the development of children also. So you can see कि it means कि she plays a जैसे कहते हैं ना कि significant role in the community building. वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है समाज की, सोसाइटी को बनाने में, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कम्युनिटी बिल्डिंग में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि The next is that women's right in Islam, यानी equality to women as the Quran and Hadith से मैंने हल्का कर लिया, यहाँ पे जो लोगों को जाननी होंगे। तो according to Islam अगर हम बात करें तो women have the same rights as men in all areas of life. कुरान में ये मेंशन है कि औरत और मर्द दोनों बराबर, दोनों के राइट्स भी सेम है। अगर हम गलत करते हैं बीइंग अ फीमेल तो मेरे लिए भी वही पनिशमेंट है जो मर्द के लिए, जो मेल के लिए। ऐसा नहीं कि हम फीमेल है तो मेरे को कम होगा या ज्यादा होगा, वो मेल है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि इक्वल है। तो इनको क्या है कि इसमें कहा कि इक्वल पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स फॉर मिसकंडक्ट। सेकंड इट इज राइट्स प्रॉपर्टी ऑनरशिप। क्या है ऑनरशिप? प्रॉपर्टी।
आजकल बड़े तो ये लोग बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में, परिवार में, एक दूसरे को मार देते हैं कि बहुत कुछ, भाई बहन नहीं है, भाई कैसे लड़ाई हो रही है, माँ बाप को लोग नहीं समझते हैं, माँ बाप को लोग मार देते हैं, ये प्रॉपर्टी रहते हैं। लेकिन इस्लाम में, हिंदू धर्म में भी अब शायद प्रॉपर्टी के राइट्स मिलने लगे हैं काफी प्रॉपर्टी से, लेकिन इस्लाम में तो कुरान में बहुत पहले से ही मेंशन है कि लड़कियों को भी उनको हिस्सा उनको मिलता है, जो उनका बनता है सरकार में ऐसा कुछ चलता है। दूसरा ये है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो बीइंग अ वुमेन, इफ आई एम इंटरेस्टेड, आई कैन जॉइन पॉलिटिक्स, आई कैन जॉइन पॉलिटिक्स, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, हम कर सकते हैं, इफ आई हैव दैट एबिलिटी टू मैनेज, बट इट शुड बी इन अ राइट ऑर्डर, प्रॉपर वे में अगर हम कर सकते हैं मैनेज पॉलिटिक्स को। जैसे आज जो पॉलिटिक्स हो रही है हमारे देश में, बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स है, क्या कर रहा है नोबडी नोस, लेकिन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि शी हैज द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन आल्सो, शी कैन बी अ पॉलिटिशियन, वो आराम से ज्वाइन कर सकती, पार्टिसिपेट कर सकती पॉलिटिकल राइट्स में। दूसरा है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स, तो आज हम सब एजुकेटेड तो भी यहाँ पे मौजूद है, हम सब लोग क्यों यहाँ पे, बिकॉज वी आर एजुकेटेड, सो वी आर हियर। ये इस्लाम आपको परमिशन देता है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे घर में अगर दाई नौकर भी रहता है तो तुम उसको एजुकेट करो, मेक देम एजुकेट, इफ दे विश, यू कैनॉट फोर्स देम, लाइक तुमको पढ़ना है, ये पढ़ना ही है, प्यार से समझा के 2 बार समझाना है, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो पढ़ेगी, लेकिन आप रखने के बाद उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमको इस्लाम ये कहता है कि आप अगर दाई नौकर को भी रखते हैं तो उसको भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए, यू कैन डू दैट फेवर, ये फेवर, ये एक नेक काम, एक अच्छा काम है कि हम अपने घर में दाई नौकर के जो बच्चे उनको हम प्रमोट करें, उनको हम एजुकेट करें। तो इसलिए दूसरा है कि अब आप देखिए, राइट टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट मैरिज, शादी होती है और इस्लाम में शादी करने के लिए है कि नोबडी कैन फोर्स अ गर्ल कि जहां तुमको मैंने रिश्ता तय कर दिया है तुम वहां शादी करो। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता, इस्लाम कहता है where she wants to get married, वहां शादी करो। तो अब शादी के लिए हम चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे पसंद नहीं है तो शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले तो है इस्लाम कभी डिवोर्स, इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता है कि तलाक, ऊपर वाले को तलाक पसंद नहीं है, डिवोर्स पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर जो रिश्ता साथ में रह करके वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो तुम उस रिश्ते से बाहर आ सकते, यू कैन लीव दैट, निकल सकते। तो उसके लिए क्या है कि कभी कभी हस्बैंड डिवोर्स देते हैं, और अगर मान लीजिए कि हस्बैंड डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो फीमेल के लिए एक रास्ता है खुला का, एक वर्ड है खुला। खुला मीन्स है कि लड़की के साइड से वो अपने हस्बैंड से कहेगी कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, आई वांट बी अलोन फ्रॉम योर साइड। उसके लिए क्या होगा कि वो जो दहन महर शादी के समय तय होती है, महर कुछ प्रॉपर्टी हो या मनी हो, कुछ इस तरह का चीज तय होता है निकाह के वक्त, तो वो महर जो है उसको वो वापस कर सकती है, बिकॉज इफ शी इज नॉट स्टेइंग दैट वे, तो शी कैन रिटर्न दैट मनी एंड एवरीथिंग व्हाटएवर शी हैज गॉट, क्योंकि वो खुद चाह रही है कि हम उसके साथ नहीं रहे। तो खुला का भी, मैंने कह रही कि इस्लाम जो है खुला का भी एक सिस्टम रखे हुआ है। जैसे हिंदू धर्म में शादी को कहा गया कि ये जो है जन्म जन्मांतर का संबंध है, ये पवित्र बंधन है, इसको एक पवित्र बंधन माना गया है, और ये जिंदगी भर उसको लोग चलाते हैं, कोशिश करते हैं निभाने की। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है कि तुम उसको जिंदगी भर ढोते रहो, अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो गेट अवे फ्रॉम दैट। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि खुला का एक मौका ने स्टार्ट किया है, इसके तरफ लड़कियां आज से अलग हो सकती हैं। अब राइट टू इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो वो क्या है, इसमें भी वही है कि जब आप देखिए रजिस्ट्रेशन की उत्तराधिकार की बात करेंगे, मान लीजिए किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना हो, उसका भी राइट है। अब है राइट टू वर्क इफ विशेस हो, if that woman is interested to work, कोई महिला अगर काम करना चाहती है शादी के बाद भी, तो वो काम कर सकती है अगर उसकी इच्छा है तो।
आजकल के दौर में ये देखा जा रहा है कि मोस्टली बॉयज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो होने वाली वाइफ है वो इतनी टैलेंटेड हो, वो इतनी खूबसूरत हो, हर मामले में वो फिट एंड फाइन हो, एंड शी शुड बी एबल टू डू जॉब आल्सो। आज के दौर में कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, इवन कहते हैं लॉज भी एक्सपेक्ट करते हैं लड़की ऐसी लॉ जो पढ़ी लिखी हो, अच्छी और जॉब भी कर सके। नो प्रॉब्लम, इस्लाम भी इसकी परमिशन देता है कि अगर वो पढ़ी लिखी है, शी वांट टू डू एनी जॉब, शी कैन मैनेज, वो जॉब कर सकती है, पर उसकी मर्जी भी जानना जरूरी है। वी कैन फोर्स कर, हम उसको फोर्स के दबाव में डाल करके उसे जॉब नहीं करा सकते। उसने तालीम हासिल की है तो तालीम का कुछ यूज होना चाहिए, पर बिना प्रॉब्लम in a proper and the last point, that is right to self protection. What is this right to self protection? Self protection आप देख सकते हैं अपनी हिफाजत खुद करना, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि हम ये कहते हैं अपनी हिफाजत करना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए, सिर्फ हम बच्चों में फैमिली में ही हम अपने आप को बिजी हो जाए, दिस इज नॉट इनफ। सो प्रोटेक्टिंग oneself is like loving yourself. Protecting oneself is like what? Is like loving yourself. अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरों से भी प्यार करेंगे, दूसरों को भी कदर करेंगे, दूसरों की क्या पसंद है। तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, कहते हैं प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ इज अ गुड साइन दैट यू नो कि आप कह सकते हैं ताकि तो कि ये जो वैल्यूज है, इससे इम्पोर्टेंट वैल्यूज, कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टिव ऑलवेज। ये बहुत अहम बात है, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि हम अपने आप को केयर करें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को केयर करें, अपने आप को प्यार करें। हम अपनों से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे तो हम सबसे प्यार करना शुरू कर देंगे। तो ये जब प्यार दूसरों से भी करेंगे, अपने से करेंगे, दूसरों से करेंगे, तो हम जाहिर है कि एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे। गिव योर लव, क्योंकि तभी एहसास होगा जब हम खुद से प्यार करते हैं तो ये एहसास होगा जैसे मेरी जिंदगी है वैसे दूसरों की भी जिंदगी। दे आल्सो नीड लव एंड केयर, दे आल्सो नीड रिस्पेक्ट। दिस इज वेरी राइट। तो इस तरह से आप देखो नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पे है वुमेन्स स्पेसिफिक राइट्स, इसमें सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स इक्वल टू मैन। यहाँ भी आप ये देखेंगे कि ये सिविल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक राइट्स दिया गया है वुमेन के साथ। तो द रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन itself promises आप देखो जस्टिस, you can say liberty, you can say equality and fraternity for all citizens regardless of gender. यहाँ पे एक चीज है कि ये जो है किसी को जब हम कहते हैं कि हमारे से भारतीय संविधान है वो भी जो है औरतों के इज्जत के लिए बहुत सारे रास्ता बनाए, रूल्स बनाए, लॉज बनाए, उनको ये आजादी दी गई है, इक्वलिटी। This signals future where women stand together, shoulder to shoulder with their male counterparts. Now, there is some directive principles of state policy. What is that? Give respect to women in the fundamental duty. अब औरतों की इज्जत करना हम सब जानते हैं कि it's a fundamental right, right? तो fundamental rights जितने भी दिए गए हैं ये सब इक्वल। आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 और 15 इस राइट्स, ये जो है राइट्स टू इक्वलिटी की बात की गई है। एंड इट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जैसे कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, व्हाटएवर, इसमें आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। उसी तरह से आप देखिए कि यूएन चार्टर एंड यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इसके अलावा भी और भी ऐसे वुमेन प्रोटेक्शन करके कॉवेनेंट जो है वो राज्य भी इसके राइट्स के छीन नहीं सकते। तो जिनके जो राइट्स हैं आप उनसे छीन नहीं सकते, उनको अधिकार है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की। तो nobody has rights to snatch their rights. तो
इस तरह से आप देखो कि ये जो यूएन चार्टर है इसके क्या क्या काम है कि ये है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल, यू कैन से कंकर हंगर, दिस इज एन इलिटरेसी की बात करेंगे, एंड टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर राइट्स एंड फ्रीडम की बात करेंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो है वुमेन राइट्स को नेक्स्ट इज वुमेन राइट्स एज ह्यूमन राइट्स एज इंश्राइंड बाय यूएन। ये है कि इसमें है आप ये देखें कि राइट टू लिव फ्रॉम वायलेंस, स्लेवरी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम लोगों की हम सबों जितने भी औरतें कितने लोगों की जिंदगी विदाउट वायलेंस गुजर रही है। अगर विदाउट वायलेंस है तो शी इज लकी लकी ना। इसी तरह से गुलामी करना, स्लेवरी पे तो कहते हैं कि ये सब चीजें उनके पास अधिकार है, लेकिन चूंकि वो राइट्स को सही उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये जो है एक राइट्स है जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इंसानियत की कोई चीज होती है और इंसानियत के लिए ध्यान रखते हैं कि हमारे फर्ज बनता है कि हम किसी को, आप देखते हैं औरतों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये बात लोग वुमेन्स राइट्स की कर रहे हैं, वुमेन स्पेसिफिक राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट टू फ्री फ्रॉम वायलेंस, स्लेवरी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। राइट टू बी एजुकेटेड, पढ़ना है पढ़ो, रोकना नहीं है किसी भी कीमत पे। तीसरा, प्रॉपर्टी की बात मैंने पहले भी की थी कि अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी रखो। कौन सी अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सी फीमेल जो है प्रॉपर्टी के मामले में अननोन होती है, कहाँ क्या प्रॉपर्टी कहाँ क्या मिला, तो हस्बैंड जो होते हैं बहुत रूड होते हैं या सामने के लोग ऐसे होते हैं, तो शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज माय प्रॉपर्टी है, क्या ये मेरे नाम है कि नहीं है, राइट। तो आपको इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, आपको सेंसिटिविटी आनी चाहिए कि यू शुड नो आपकी क्या राइट्स प्रॉपर्टी के मामले में। दूसरा, ये राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। अभी इलेक्शन का जमाना चल रहा है, शुरू हो चुका है। आप देखते हो कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, फैमिली में लोग बोलते देखो तो मैंने वोट दिया है, उन लोगों ने उसको वोट देना, सब हम लोग वही करते हैं। क्योंकि परिवार करने से नहीं जा सकते, फैमिली करने से पापा ने कहते हैं कि ये करना है, इसी को वोट देना तो देना है। जबकि वोट देने का अधिकार हम सबको, हमारी मर्जी होनी चाहिए उसकी। We have fully right क्योंकि जिसको हम चाहें whosoever can be vote, बट हमारा ये टेंडेंसी बन चुका है, ये हमारे घर का आपस का माहौल ऐसा हो चुका है, फैमिली से पूछते हैं कि किसको वोट देना, आप जज करो, आप देखो कि किसको वोट देना। अगर आपके फादर किसी और को वोट देते हैं and you are not interested, don't get it. लेकिन नहीं हम कर पाते, हस्बैंड ने कहा नहीं देखो उसी को वोट देना, चुपचाप सब इनको लगा के लेके चले जाते। अरे अंदर जाके जो करना है अंदर हम जाके सब काम नहीं ले पाए, नहीं करेंगे हम जो, लेकिन मतलब वो कर सकते, लेकिन हस्बैंड को खुश करने के लिए चीज बिल्कुल नहीं करना। तो हमारा जो वही बात है, तरबियत, तहजीब, तमीज हमारी कुछ ऐसी है कि हम लोग को जो परवरिश की गई है, तो हम सोचते हैं कि भाई बोले कि नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो जाएगा। वोट के लिए लोग लड़ रहे हैं, आपस में लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारे कहना चलता है, वो सट्टा पट्टा मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जीत जाएगा तो ये करे वो करे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब हमको ये अधिकार है कि हम वोट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, तो वी शुड, और ऐसे इंसान को देना चाहिए जो वाकई हमारे लिए कुछ भलाई का काम करे भविष्य में। I hope you all are quite mature to understand what I mean to say. कि इलेक्शन सर पर है, वोट उसी को दे जो लगता है कि हमारे लिए कुछ फ्यूचर ब्राइट करने वाला है। तो अब है कि राइट्स, ये क्या है, औरतें काम करती हैं हर जगह, हम लोग काम करते हैं, अक्सर क्या होता है सेम जॉब मिलती है और मेल जेरोक्स हम भेज रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अक्सर औरतों को ये पकड़े आप, हम एक नहीं है ये पकड़िए, मेल है तो उसको ज्यादा मिल रहा है, फीमेल है तो शी इज गेटिंग लेस। ये आप देखिए, इट विल नॉट बी, नहीं होना चाहिए। इनको राइट टू फेयर होना चाहिए और इक्वल रेट पे ध्यान देना चाहिए। ये सब स्पेसिफिक राइट्स है, उसी के लिए हमने प्रोटेक्टिव लॉ क्या क्या कानून बनाए गए भाई, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बनाया गया ना। आए भी आप सुनते होंगे कि सास ने बहू को जला दिया, बहू ने सास को मार दिया, बेटा ने माँ बाप के साथ ये कर दिया, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा
आए दिन होता रहता है, बहुत दूर नहीं बल्कि आसपास ही देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है डॉरी प्रदूषण है। दहेज देना, दहेज देना दोनों ही अपराध कहा गया है, हमारे यहाँ है। कितने लोग हम लोग फॉलो करते हैं, इवन मुस्लिम में डॉरी नहीं था, यहाँ भी हो गया। लड़की वाले परेशान हैं, लड़के वाले बोलते हैं कि मुझे इतना चाहिए। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी इस दहेज को लेकर के। एक जगह किसी इंसान का लड़की का रिश्ता तय हुआ, फादर, भाई, चचा सब गए रिश्ता तय करने के लिए और जो सामान देना था उसका मनी देने के लिए, अमाउंट पे करने के लिए। तो जब वहां गए तो लड़के वाले के जो फादर हैं वो कहते हैं कि अरे इसमें तो इतना पैसा कम है, क्यों भाई? लोगों ने कहा कि फिर क्या हो गया? लड़के वाले कहते नहीं, देखिए मेरे बड़े वाले बेटा को बाइक मिला था और इसको नहीं मिलेगा तो बड़ा इसको टेंशन में आ जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भैया बाइक मिला और मुझे बाइक नहीं मिला। तो ये देखकर वो दोनों जो फादर सच्चा और वो भाई था, वो बेटा जो था, तीनों दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बोला कि बाहर है दुनिया, मुस्लिम फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम फैमिली में जबकि दहेज का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन खुलेआम लोग दहेज लोग दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि एक अमाउंट को किस तरह से लेना है और क्या बोलना है, इमोशनल ब्लैकमेल करना। तो बड़े भाई को मिला है, छोटे भाई को नहीं मिला है, तो बेचारा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसकी भी इज्जत की बात है, तो इसके लिए भी आप लोग एक बाइक का इंतजाम कीजिए। वो जो पेरेंट्स बेचारे वापस आए, पैसा जो है वो कलेक्ट किए, जमा किए, उसके जाकर वहाँ पहुँचा दिए। क्योंकि रिश्ता तय हो चुका था, तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि बेइज्जती का मामला था, बेटी की फिर तो शादी नहीं कर सकता था। तो उसके बाद लोगों को लगा कि हम लोग ये बहुत नजदीक से हम लोगों ने भी देखा है और सुना है, तो बड़ा हम लोग को ऐसे भी लोग होते हैं सर इस दुनिया में कि इस तरह की चीजें बड़े खुलेआम करते हैं एंड दे डोंट फील अशेम्ड इवन, हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग बीइंग अ मुस्लिम फैमिली। तो अब आप देखो दहेज, अच्छा ये बताओ बॉयज यहाँ पे हैं, कितने बॉयज हैं जो दहेज लेंगे? यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। क्लास में एक बार मैंने ये पढ़ा रही थी गौरी, तो वहाँ मैंने बच्चों से पूछा, मैंने बॉय से पूछा कि कितने लोग यहाँ पे दहेज देंगे हैं? तो सबने कहा मैम। क्यों मैम? हम लोग ने बहन को दिया तो क्यों नहीं लेंगे? जब बहन को दिया है तो मैं भी लूंगा, मैं अभी की मांग करूंगा। मैंने अपनी बहन को इतना दिया है, पापा ने जमीन दे दिया है, ये कर दिया, तो मुझे मैं क्या बोलूं? सही बात है, वो बता रही जब मेरी बहन को दिया गया है तो मैं क्यों लूंगा उसके घर? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक मिसाल कायम करना है, एक एग्जाम्पल बनना है सोसाइटी में, लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स आने वाले जो जनरेशन है, they will stop taking all these things. ये दहेज वेज तो दूर, ये देखना है लड़की अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, एजुकेटेड हो, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर। ये नहीं कि कितना पैसा लेकर आएगी, कल तो वो आपकी इज्जत नहीं करती, नहीं करेगी। तो इन सब चीजों को बच्चे ध्यान देना, आने वाले फ्यूचर में अपने लिए जब देखो तो इस बातों का ख्याल रखना। उसके बाद है अभी एक चीज है कि जैसे मैंने कहा now एक word is that indecent representation prohibit act। ये indecent representation क्या है? ये वो है, ये indecent act जो है, indecent representation act 1986 is an act of आप कह सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया which was enacted to prohibit indecent representation of women through। अब क्या मैं इसमें मैं क्लियर कर दूं, आप देखो कि आजकल फिल्म बनती है, ऐड आते हैं, आप देखिएगा कि इस तरह के जो मीडिया में मीडिया के द्वारा या फिर औरतों का मिसयूज किया जाता है। मतलब
ऐसी तस्वीर बना के पेश करते हैं, ऐड में आता है वो चीज़। और मतलब किसी को देखना ये समझना, अब हम फैमिली के साथ अगर बैठे हैं, साथ में बच्चों के साथ अगर टीवी देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो सब टाइम्स इट इज वेरी। तो ये जो एक्ट है, इस तरह का ऐड ना दे, इस तरह के फिल्म में जो आप जैसे कोई पेंटिंग होती है किसी पब्लिकेशन में डाला जाता है, किसी राइटिंग में या किसी फिगर्स में, तो ऐसी चीजों को मना किया जाता है कि ये ना करें, क्योंकि यही जो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रोहिबिशन एक्ट है, क्योंकि आप एक औरत की इसके माध्यम से बेइज्जती कर रहे हैं। कैसी कैसी पिक्चर्स के जहाँ का पेपर्स में वॉल पोस्टर पे लगा दिया जाता है, औरतों को ये हाईलाइट किया जाता है, उनके पर्सनालिटी को, स्पीकर को, जो कि इसका मैसेज छोटे बच्चों को भी मिला जाए। आप देखो ना, आज मोबाइल का जमाना है ना, मोबाइल खोलते हैं तो जैसे ही खोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, अक्सर छोटे बच्चे काफी मोबाइल का लगा रहता है, ये खाना भी खा रहे तो मोबाइल में वहां, तो व्हेन दे स्क्रॉल दैट, अक्सर कहीं ऐसी चीजें आती थी जो उनको नजर नहीं आती थी। And this is very wrong. We have to be very alert and very careful. ये करने से अपने बच्चों को, आजकल की माँ क्या कर रही है, अगर दादू को देखती है कि भाई इसे टेक टाइम, खाना खिलाने में वक्त लगता है, तो बेहतर है कि मोबाइल हाथ में दे दो और उनको फिर खिला दो, जरूरी होती है वो काम खत्म हो जाए। But this is wrong. आखिर पहले जमाने में लोग परवरिश करते थे अपने बच्चों, हम लोग टीवी पर परवरिश की, हमारे माँ बाप के जमाने में मोबाइल अच्छा लेके देती है, हम लोग बैठ करके करती। ये हो जाए ना, अगर माँ खिलाती है तो वो बच्चों को से बातें करते हैं, वो जो बातें करती है बच्चे उससे कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। अब क्या है कि माँ बात नहीं करती, माँ इतनी बड़ी औरत माँ खिला रही है, चम्मच कहाँ जा रहा है, खाना नीचे जा रहा है, मैंने देखा है। योगा की व्हाट इज दिस, यू आर फीडिंग योर चाइल्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो माँ के पास भी वक्त नहीं है और बच्चे के पास भी वक्त है, वो मोबाइल देख रहा है, तो ये चीजों को खत्म करनी होगी। आपके पास आज के दौर में हम लोग के पास मोबाइल एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है, जो हम लोग बहुत अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। इस मोबाइल के माध्यम से हम लोग अच्छी बातें भी सीखते हैं, बुरी बातें से दोनों चीज उसमें आती है। So choice is yours, what you have to learn, what you have to adapt in your life, that is very important. अच्छी बुरी की समझ होना ये ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पिक्चर्स बनते हैं और फिल्मों में, या फिर आप देख सकते हैं कि पोस्टर है, वॉल पे पोस्टर है, जहाँ तहाँ इनको जो है दर्शाया जाता है, अश्लील ये सब चीजें जो होती हैं, जो ये आपका था सोशल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब ये हरासमेंट की बात मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, ये व्हाट इज दिस सोशल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जब हम जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, अक्सर यंग लड़कियां भी करती हैं, आजकल जो कॉल क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर्स है वहाँ पे, तो वहाँ बच्चियाँ जाती हैं, इवन पढ़ने जाती हैं बच्चियाँ, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत हरकत करते हैं। अब ये जो क्या है, लड़कियाँ डर से बोल नहीं पाती, उनके साथ बदतमीजी हो, शर्म से, डर से वो नहीं बोल पाती। वर्क प्लेस में वो काम करने जाती, वहाँ उनके साथ बदतमीजी की जाती, और वो डरती कि अगर मैं किसी को बोलूंगी तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी। ऐसा होता है, इट इज वेरी कॉमन। बहुत सारे केसेस तो आते ही नहीं है पब्लिक की नजर कि क्या हो रहा क्या नहीं है, नोबडी नोज। तो ये इसी के लिए एक ये जो हमने कहा कि सोशल हरासमेंट एट वर्क, विशाखा गाइडलाइंस। क्या है ये विशाखा गाइडलाइंस? ये जो है ये इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस है that were intended to protect women at the workplace। ये वैसी औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स में काम करते हैं, जो वर्क प्लेस पर रहती हैं, उनसे बचने के लिए गाइडलाइंस बनाए गए हैं, और these were instituted by the Supreme Court in the year 1997 में ये विशाखा गाइडलाइंस आई, और इसके माध्यम से हम लोग जो है अपने आप को हम ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर एक्शन ले सकते हैं, इस somebody is disturbing you in the workplace। तो ये आप चाहो कि ये निकाल कर देखो, पढ़ो, यंग जनरेशन लड़कियां लड़के, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को डिस्टर्ब किया जाता है, इन द बॉय ऑल्सो, बॉय के साथ भी होती है, मेल के साथ भी होती है सब चीजें, जहाँ लोग टॉर्चर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं मेंटली।
तो इस सबसे बचने के लिए शनाख्त का गाइडलाइन उसको पढ़िए और उसको समझिए डिटेल्स में। तो मैंने शॉर्ट मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट, दिस इज वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स आर द राइट्स और फ्रीडम चाहिए जो which is granted to the individual in relation to reproductive and reproduction and reproductive health। जब बात करते हैं reproductive, तो आप देखिएगा कि मैंने लिखा है Imperial Convention 9 for Women's Reproductive Rights but this means कि population education, population development कहते हैं इन सभी जो राइट्स हैं औरतों को बच्चे जन्मने का अधिकार दिया जाता है। ये जो कैरो कन्वेंशन 1994 की बात की, ये क्या है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये टाइम टू टाइम कहते थे समय समय पर वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस होता रहता है और इसमें उसी में ये कैरो कन्वेंशन जो मैंने बताया, ये कैरो कन्वेंशन ने यह तय किया, वहां पे ये डिसाइड हुआ कि महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट्स दिया जाए। ये कैरो कन्वेंशन 1994 जो मैंने बात की, इसका जो हमेशा कॉन्फ्रेंस होता है, वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई, इस पर चर्चा की गई, लोगों ने इस पर डिस्कस किया और ये तय किया गया कि महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट दिया। तो जिससे कि क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में आसानी से हो सकता है। अब जैसे अच्छा है जो राइट दे दिया गया आपको, मतलब नहीं दिया जाता है कि हम मुझे अगर मां नहीं बनता मैंने पहले कहा कि बेटी हुई तो अबॉर्ट कर दो, बेटा है तो ले लो, तो बच्चे क्यों? रिप्रोडक्टिव राइट मां को होना चाहिए, जनरली मॉम है, उसका अधिकार होना चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को रखी और उसकी बातों को माना चाहिए। बच्चे जन्ना ये बहुत बड़ा रिस्क है औरत के लिए और उसके लिए उसको अधिकार ना दिया जाए। वो जो है एक बच्चे को जन्म देगी और उसका अधिकार छीन लिया जाए। तो ये जो कैरो कन्वेंशन इसी के लिए बनाया गया था और इसमें तय किया गया था कि अगर औरत की मर्जी नहीं है तो वो उसको है वो नहीं किया जाए। दोनों की मर्जी का होना जरूरी है। एक अच्छा रिलेशन अगर हेल्थी रिलेशन रहेगा पति पत्नी में तो डेफिनेटली दोनों दूसरे की बात माने, दूसरे को समझेंगे। तो इसीलिए आप कभी कभार जब ये कभी इस पर लोग रिएक्ट करते हैं, जब फैमिली में लोग उसको गाली नहीं दे रहे या उसकी बात को समझ नहीं रहे, तब वो एक्शन लेते हैं कि हम इसके खिलाफ काम करें। तो ये तरह से कहा जाता है कि now there are 12 kinds of reproductive rights और कहते हैं कि सभी जो है राष्ट्र जो है सदस्य ने संकल्प लिया कि वो अपने अपने राष्ट्र के लिए वो जो है लागू करेंगे और वो कौन कौन से राइट्स को लागू करेंगे, तो वो है चॉइस ऑफ मैरिज, choice of partner, choice of sexuality. I hope you can understand what I mean to say. If I'm asking you saying choice of marriage, शादी आपके पसंद की। शादी में कोई आपको ना बोले अंधा कारा, पहले जमाने होता था बेचारे बहुत सारे जो बुजुर्ग, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहले के लोग जैसे हम लोग की पेरेंट्स अगर हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो फादर जब शादी करते थे बहुत बखूबी अंजाम देते थे। आज के दौर में अगर लड़कियों में कुछ कमी है तो लड़के बहुत कमी टॉलरेट करते हैं, इवन लड़कियां भी नहीं करती है। हस्बैंड में कुछ कमी, माँ बाप ने तय कर दिया बेटा केवल शादी कर देते, तो बहुत सारे लड़कियां होती जो नहीं फॉलो करना चाहती कि नहीं हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो चॉइस ऑफ मैरिज में ये है कि भाई मैरिज करो अपनी पसंद से, क्योंकि इस्लाम भी परमिशन देता है और आप मेरे पास सभी लड़की को हमारे देश में भी ये राइट है कि आप शादी अपने मर्जी से कर सकते हैं। दिया गया ना राइट, नहीं दिया गया। तो उसी तरह से अब पार्टनर चुनना है तो हम आजकल तो सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को भी बना दिया है सब, तो उसमें भी लोग रह सकते हैं कि मुझे लगता है कि दिस शुड नॉट बी, आई डोंट नो हाउ मच
कितने लोग इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये भी चीज दुनिया को देखते हुए, समाज को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि लिव रिलेशनशिप का भी एक सिस्टम कर दिया गया कि वहाँ भी लोग रहे, कुछ होने के बाद उनको लग रहा है कि एडजस्टमेंट होगा, कल चलो। दुनिया, समाज, सोच कैसे बदल रही है। हम अब लोग किसवीं दौर में हम आ चुके हैं, और देखा जाए तो हर चीज इतनी आसानी से चेंज हो जा रही है और हम सब उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू बी, दूसरा कोई रास्ता तो नहीं। तो उसी तरह से अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो किसी को भी राइट नहीं कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती सेक्स करे। If that girl or that woman is interested, उसकी मर्जी है तो इवन हस्बैंड वाइफ के साथ भी एक ही है। ये नहीं कि हमारा, लेकिन हस्बैंड वाइफ को भी यही बात कही उनके लिए चीज लागू होती है कि वाइफ इज नॉट देयर, शी हैज सम प्रॉब्लम, तो आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मैं खुल के बता रही हूँ कि आप सब इसमें यहाँ पे बच्चे भी इतने बड़े हैं कि उनके देखना स्टाइल होने नहीं उससे। दूसरा है कि चॉइस ऑफ चिल्ड्रन, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे होंगे तो मेरे हिसाब से हस्बैंड या फैमिली वाले ये चीज कह देते हैं, बच्चों में गैप होगा कि नहीं ये फिर डिसाइड फैमिली करता है, यानी कि हस्बैंड करते हैं, सास करते हैं, ससुर करते हैं। तो ये सब चीजें स्टॉप करना है, रोकना है। क्यों भाई, क्यों अपनी चॉइस जनरेट करते? बेटा हुआ तो भाई, लड़की होगा तो तुमने क्या कहा, लड़की होती है तो लोग अवॉइड करते हैं, जबकि नहीं ऐसा करना चाहिए किसी की जान। लेकिन हम लोग बहुत आसानी से यहाँ होने लगा, ये चीज होती है। आप वेस्टर्न कल्चर की चीजें ज्यादा यहाँ आने लगी। इक्वल राइट्स की बात हम करते हैं बॉयज के साथ। आप देखते होंगे हमारे छोटे से हम लोग टीवी पे ऐड आता था कि बच्चा में बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेज देंगे कि तुम तो लड़की हो, तुमको तो काम करना और खाने के लिए भी उसको रूखा सूखा देना है। लड़के को तो नौकरी करना है, उसको तो बाहर जाना, उसके लिए खाना पूरा एकदम जैक्स कर दिया जाता है। ये टीवी में अगर ऐड आता था, हम लोग कुछ लोगों को ये कौन सा है, लड़की को खाना नहीं दिया जाता, कम दिया जाता। लड़कों को जो है खाना इसलिए दो क्योंकि उसको नौकरी करना है, उसको बाहर जाना है। Why? It should not be. आप तो ऐसा नहीं है। इसमें मैं बोलूँगी कि काफी वक्त बदल चुका है, सोच बदली है लोगों की। आज लड़कियों को भी लोग वो दर्जा दे रहे हैं, भाई तुमको पढ़ा तो सब लड़कियां पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, जॉब कर रही है, एजुकेटेड है, कहाँ लड़की चली जा रही है। तो ये बहुत अच्छी सोच ये बदली है लोगों की। पहले ये ऐड हमेशा आता था कि लड़कियों को भी ये स्पेस था, ये गैप था कि क्या कि तुम लड़की हो, तुमको दब के रहना, तुमको ज्यादा खाना नहीं है, तुमको पौष्टिक आहार, जबकि पौष्टिक आहार लड़कियों को ही जरूरत है क्योंकि वो माँ बनती है, वो जननी है, उसको मिलना चाहिए प्रॉपर फूड। लोगों की सोच अब थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, लोग आ गए हैं उस रास्ते पे। लेकिन बेटी के मामले में जहाँ बहू का मामला आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। तो इस तरह से then like the protection of reproductive health, sound mental and physical health, hygienic health, treatment, poverty ensuring nutrition, pre-natal care, post-natal care, brushing for kids, ये सब चीजें जो आज के दौर सबों को पता है और हम सब जानते हैं कि इन सबों से हमें कैसे हैंडल करना है और कैसे करना। इसी जमाने कुछ साल पहले बहुत ही इसको भयंकर समझा जाता था, बहुत खतरनाक था, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगी है कि एड्स जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है ना, इसका ट्रीटमेंट होगा तो वो ठीक हो सकता है। जिस जमाने में अभी कोरोना आया था, हम लोग कोरोना दौर से गुजर चुके हैं। कोरोना में कुछ छींक देता था तो लोग भागते थे, जिसको छींक आई है भाई हमको कोरोना हो जाएगा। इसलिए जबरदस्त दौर से हम लोग गुजर चुके हैं ना। आज ऑस्ट्रेलिया में हम लोग प्रिवेंटिव क्या करते थे, मास्क लगाते थे, घर के अंदर आते थे तो हम लोग पहले ही हाथ का धो लेना। तो टाइम धीरे धीरे बदल आ रहा है, हम लोग भूल गए ये कोरोना क्या आया और क्या हम लोग भूल गए। लाइफ कैसी हो गई थी, कितना विराट शहर हो गया था, दुनिया कैसी हो गई थी। हम लोग बाहर बोलते थे ऊपर वाले का कितना पढ़ाई है, हम लोग वापस से वही उलट पुलट जिंदगी में आए, भूल जाते। उसका डर था ऊपर वाले का, ये जो है क्या बोलते उसको अजाब है, और हम लोग डरते थे, सोचते थे। फिर जिंदगी धीरे धीरे फिर अब उसी रफ्तार पे आती है और हम सब नॉर्मल होने लगे। अभी आपने देखा होगा कि दुबई में किस तरह से जो तनाव आया और क्यों ऐसा होता है। So
इन सभी राइट्स को इंश्योर करने के लिए ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं और इसको लागू करने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो है वो बनाई गई है। और जैसे कि वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम कह सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर महिलाएं जो है वेलफेयर, महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी महिलाओं के लिए दिया जाए। इसी तरह से आप देखेंगे कि जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी एक स्वयं सहायता समूह जो है उसके वजह किया गया। और इस तरह से हम इन सभी जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी बातों को जाके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए स्टेट कमीशन भी है। आप देखते हैं अभी वो जो आशा दीदी, शिविका दीदी है ना, ये सब चीजें बनाई गई है। और ये सारी चीजें एक माध्यम है जिसके तहत हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका है, प्लीज नेक्स्ट। यहाँ तो दिखता नहीं पड़ा जेंडर सेंसिटाइजेशन। व्हाट इज जेंडर? ऐसे मेरी आवाज खुला है, मैं बिना माइक के भी बोल सकती हूँ, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है? Gender sensitization is the process of teaching of gender sensitivity and encouragement of behavior modification through raising awareness of gender equality concerns, eliminate gender discrimination, understanding and challenging the existing gender roles, stereotypes and bias. इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं हिंदी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब है लिंग समानता, यानी लिंग समानता से जुड़ी चिंताओं के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, मतलब जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को ये जो लैंगिक भेदभाव है, ये इस भेदभाव को खत्म करने की जरूरत के बारे में लोगों को अवेयर करना या बताना। तो ये जो लिंग संवेदीकरण है, हमें अंतरों का सम्मान करना सिखाता है। जो अप एंड डाउन है, जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उसको क्या करना, सम्मान करना सिखाता है। यानी लिंग संवेदीकरण की जरूरत जो है आज इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग महिलाओं को औरतों की बराबरी की बात करते हैं। हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं महिलाओं के लिए। हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम इस पर पूरी तरह से अमल नहीं करते। तो ये जो मतलब कहते हैं कि इस पर अमल नहीं करें, तो जरूरत क्या है? जरूरत है लिंग भेद को दरकिनार करने और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की तरफ जो है सम्मान, जो कहते हैं इज्जत का एक भाव होगा। तो इस तरह से ये जो है उन्होंने कहा कि ये जो लैंगिक संवेदनशीलता है, नाउ यू कैन सी कि ये जो है ये क्या करता है? इट एम्स टू क्रिएट अ मोरल, इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी वेयर वुमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। So you can see the awareness informed propensity to behave in a manner which is sensitive to justice and gender equality issues. अब there are some modes of gender sensitization. That is क्या है कि education, you can see training and awareness raising campaign है. Second is through school curriculum, workplace policies and community programs. और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जेंडर बेंडर। अभी जेंडर बेंडर सुना है क्या? ये फॉर्म मेरा फॉर्म नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर इन जेंडर परफॉर्मेटिविटी, थोड़ा रेस्ट कर, यानी द कांसेप्ट ऑफ जेंडर एज अ परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू फिजिकल प्रेजेंटेशन, एग्जांपल क्लोथिंग, हेयर या फिर मेकअप। आज जो दौर है आप देख रहे होंगे, औरत जो है वो मर्द का रूप धारण कर ले रही है और मर्द जो है वो लड़की है। और
मेकअप आप देखोगे कि अक्सर लड़कियां जो है वो बॉयज के ड्रेस में, तो पहले ये सब नहीं था, अब एक ध्यान देता हूँ वेरी कॉमन, एक आम सी बात हो गई। तो ये जो है कि अ पर्सन who dresses or behave like a member of, कहते हैं कि member of the opposite sex, उसको हम जेंडर बेंडर कहते हैं। I hope this is clear to all of you. ये सब And last और but ऐसा not the नहीं least, सब I कोई think the दिक्कत नहीं last जो है वो है अब क्या करना चाहिए। तो the major issue क्या है यहाँ पे? The major issue here is how to inspire women. हम लोग सिर्फ बातें करें तो नहीं कुछ होगा, जब तक उस पे अमल न करो, उनको कुछ सिखाएं, उनको कुछ इंस्पायर करें। तो कैसे इंस्पायर करें? यानी जो अवेयर द ऑपोजिट सोर्सेज के लिए दे आर वेट फॉर देयर बेटरमेंट एंड जॉइन क्वालिटी एंड राइट्स। सो द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स, द कॉन्सेप्ट ग्रुप, द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स एंड actors in society will have to pave ways in many ways, such as कॉन्फ्रेंस भाई को आप देख लीजिए, रिपोर्टिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, उनको एम्पावर करें, कॉन्फ्रेंस करें। फिर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज वुमेन्स टैलेंट, उनकी कुछ टैलेंट है तो उसको हम उजागर करें, उसको किस चीज में लगाएं, ना कि उनकी टैलेंट को दबाना। टैलेंट है, अगर आपको दिख रहा है कि इस व्यक्ति में, इस लड़की में कुछ टैलेंट है तो उसको आप ऊपर लाइए। नहीं तुम लड़की, तुम ये काम नहीं कर सकते, छोड़ तुम, अक्सर ये होता है हम सामने में करते हैं। तीसरा कि सपोर्टिंग देम टू एंटर इनटू लीडरशिप रोल्स। अगर वो अच्छी है, वो काबिल है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकती है, तो एक देश को एक अच्छा इंसान मिल सकता है देश चलाने के लिए। वी शुड प्रमोट दोस विमेन, दोस लेडीज, दोस गर्ल्स, तुम आओ, बिकम अ लीडर। कर सकते हैं हम लोग को। देश में क्या चाहिए, अच्छे नेता की जरूरत है, नेता जो हम लोग शायद नहीं मिल पा रहा। वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नहीं है? मैं बार बार ही बोलती हूँ कि आपको लगता है कि मैं इसको ज़्यादा ही फेस करी, क्योंकि जब इलेक्शन होगा इसलिए मैं इसको ज़्यादा बोल रही कि बच्चे इस पर मत करेंगे। उसके बाद है कि नेवरिंग देम टेक डिसीजन एंड फैमिली एंड सोशल डोमेन। हम लोग में ये एबिलिटी होती है कि हम कोई डिसीजन ले सकते। नो मींस नो, यस मींस यस। इफ हमने डिसाइड कर लिया है, हमको किसी मामले के लिए सिर्फ हम क्या है, मैंने भी कहा ना कि I'm educated, but still I'm depending upon my husband. I have to ask him. मुझे उनसे पूछना पड़ता है, क्योंकि हमारे ये संस्कार है। लेकिन हम सब इस काबिल हैं कि हम एक डिसीजन ले सकते हैं, हम एक फैसला कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए या फैमिली के लिए। तो हमें उन बच्चों को प्रमोट करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, ये सब बातें सिखाना है। उसके बाद है कि इन्वॉल्विंग देम इन ऑल इकोनॉमिक activities like agriculture, industries and digital sectors में उनको प्रमोट किया जाए, उनको फोर्स किया जाए, बताया जाए कि भाई तुम लोग सब कुछ समझो। अगर आज क्या है, एग्रीकल्चर में बच्चे जाते ही नहीं, जाना चाहिए, तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि बच्चों को लस्ट हो, इंटरेस्ट हो। तुमको भी वैसे ही सैलरी मिलेगी हाई फाई अगर तुम एग्रीकल्चर में चले जाओगे। खेती कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, किसान बेचारे हमारे लिए कमाते हैं, हम लोग उनको वैल्यू नहीं देते। अगर हमारे बच्चे पढ़कर के उसमें में चले जाएंगे तो उससे और अच्छी चीज हो जाएगी। तो डेवलप करेगा। मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा देश तरक्की करे, डेवलप करे, तो तुम दिल्ली को नहीं, गांव को डेवलप करो, गांव की ओर चलो, गो टू द विलेजेस, वहां देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी इस बात को हम सबों को अमल करना चाहिए। Whatever he said was 100% was true। सच में अगर हम अपने गांव को डेवलप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा देश डेवलप कर जाएगा। हम बहुत हमें गर्व महसूस होगा, लेकिन वो कह रहे हैं खेती को दे नो, हम लोग उसको बहुत नीचा समझते हैं। उस फील्ड में आगे आना चाहिए। यंग जनरेशन अगर आते हैं तो डेफिनेटली दे विल गिव सम गुड रिजल्ट। उसी तरह से इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको बताया कि डिजिटल सेक्टर्स में तो सब है ही नहीं, ऐसे कुछ कहना नहीं। आप क्या करना है कि इंस्पायर करना है बच्चों को, यंग जनरेशन को, इंस्पायरिंग क्रिएटिव रोल्स, स्किल्स, क्वालिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड सो ऑन।
कोतरा की ट्रेनिंग दी जाए, स्किल सिखाया जाए। उसमें सीखा कि जब छोटे बच्चों को जब देर होती है किसी कार्य के लिए, जब उनको पनिशमेंट दी जाती है तो वहाँ पे एक सिस्टम है, उनको सिखाया जाता है। वो जब वहाँ से निकले तो वो बर्बाद नहीं बल्कि एक इंसान बन के निकले, कुछ ऐसा टेक्निक जान ले ताकि वो बाहर निकल के उस पर काम करे उस पर। क्योंकि मैं ये पढ़ाती हूँ क्रिमिनोलॉजी पेपर हमारे यहाँ, और उसमें ये है कि छोटे बच्चों के जो भी व्यक्ति उसमें जाता है जो इलिटरेट है या कुछ भी ऐसा, तो उनको वहां बैठा के नहीं, उनसे काम कराया जाता है, तरह चीजें सिखाई जाती है, सो दैट कि व्हेन ही कम्स आउट ही विल डू समथिंग, कुछ तो काम करेगा, कुछ तो अपनी लाइफ में जिएगा। और उनके माइंड को डाइवर्ट करने का, जो गलत काम करके है उस गलत काम से उनको हटाना है, हटाने के लिए करना क्या है, उनको काम में लगाना है। ऐसी ऐसी टेक्निक सिखानी है जिससे वो बाहर निकल करके अपने जीने के लिए कोई रास्ता निकाल जाए। ये बहुत अच्छी पहल होती है, उसके लिए जरूरी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि so far Asia Pacific region is concerned, the major जो फोकस है वो has been emphasized क्या है कि आप invest in women, accelerate progress। आप अगर women पे खर्च करते हो तो हर चीज अपने आप प्रोग्रेस करेगी। कहा था कि अगर परिवार में अगर एक औरत एजुकेटेड है तो पूरा घर एजुकेटेड, पूरी फैमिली एजुकेटेड है। हम लोगों को यही बात करना, यही हमारे वुमेन राइट्स है, हम एजुकेटेड हो और अपने परिवार को, अपने फैमिली को एजुकेट करें। क्योंकि औरत में वो बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, वो परिवार देखती है, समाज देखती है, बच्चों को देखती है, सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। तो उसके लिए क्या शुड एजुकेटेड हो जाएगी तो परिवार अपने आप एजुकेटेड हो जाएगा। तो हर परिवार में अगर एक औरत एजुकेट हो गई तो सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा। इट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर एवरीवन, रियली। सो आई थिंक थैंक यू सो मच। मेरी काफी शायद आप लोगों को मुझे बहुत कम समय दिया गया था, अचानक से बोला गया कि मुझे यहाँ आना है, एंड आई एम टू मच बिजी बिकॉज़ हमारे एग्जामिनेशन चल रहा है एंड आई एम बिजी इन दैट, पर स्टिल ताजा के रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे आ गई। और थैंक यू सो मच, आई एम लकी दैट आई एम हियर विद यू ऑल। थैंक्स अ लॉट बच्चे। अभी स्टॉप करना है ना, कुछ कर दो। लगे दे दिया अपन को, कितना परेशान हो गया। लीजिए इसका। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है आपके टॉपिक से